हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, और मैं आप सभी से सबसे पहले तो सॉरी बोलना चाहूँगा इस बात के लिए कि काफ़ी दिन से जो है मैं आपकी बीएससी नर्सिंग के लिए आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाया, कोई भी वीडियो नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था और उसके बाद दिवाली का फेस्टिवल था, जिस वजह से जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। ठीक है, तो अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दिन में एटलीस्ट जो है 2 वीडियोस अपलोड आप लोगों के लिए सभी के लिए कर दूं, ताकि आपको जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाए। ठीक है, तो पहले तो मैंने सोचा था कि 1 शॉट वीडियो बना दूंगा मैं, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि 1 शॉट वीडियो जो है वो आपके लिए थोड़ा बोरिंग भी होगा, क्योंकि अगर आप 1 घंटे की या 1.5 घंटे की वीडियो देखेंगे तो आप देख भी नहीं पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं उनकी टॉपिक्स की मैं एक एक वीडियो बना दूं। तो इसीलिए जो है मैं फिजिक्स के लिए अभी स्टार्ट किया मैंने, जैसे कि रे ऑप्टिक्स है, तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में दिखाया था कि रे ऑप्टिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब रे ऑप्टिक्स में जो थे लगभग 25 में से जो है लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस आए हुए थे। आप खुद जाकर प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेना, प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो है अगर आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही लगा। तो सबसे पहले मैं इसको डिस्कस करने वाला हूं। हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, रे ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। और हमने ये भी देखा था कि वहां से ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपके फिजिक्स में नहीं आ रहे हैं, मोस्टली आपके कंसेप्चुअल बेस्ड आ रहे हैं, और मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके ऊपर जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये नोट्स जो है ये नोट्स हैं अगला सेम की वेबसाइट पे। ठीक है, इसको आप खुद भी जाकर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ओके, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में बेसिकली हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं और आपके लेंसेज के मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पहला है लाइट। तो लाइट आप सभी को पता होगा कि वो क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसकी वजह से जो है कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल होता है हमको। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड जो होती है वो क्या होती है 3। हाँ, एक चीज मैं आपको ये बता दूं, अभी जो ये मेन नोट्स मतलब जो भी आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ बता रहा हूँ, वो प्लीज आप एक कॉपी लीजिए और पेन लीजिए, आप उसको नोट करते जाइए एक एक पॉइंट को। ठीक है, ताकि आप एंड में जो है इसको रिवाइज आराम से कर सकें। ठीक है, तो आपको लाइट के बारे में लिखना है कि इसकी जो स्पीड होती है वैक्यूम में, वो वैक्यूम या फिर एयर दोनों में कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और ये हर मीडियम में अलग अलग होती है, यानी कि वाटर में अलग होगी, ग्लास में अलग होगी, और वुड में, वुड तो होगा ही नहीं। ठीक है, और कोई भी अगर जो आपका ट्रांसल्यूसेंट या ट्रांसपेरेंट मटेरियल है उसमें अलग अलग आपकी जो स्पीड है लाइट की वो अलग अलग होगी। ठीक है, जैसे केरोसिन हो गया और अल्कोहल हो गया, तो इन सब में जो है आपकी वेलोसिटी जो होती है, स्पीड जो होती है लाइट की, वो अलग अलग होती है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर बट इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज। और इस पर क्वेश्चन पूछा भी गया और इस साल भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड और वेवलेंथ तो चेंज होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस क्या होते हैं, लुमिनस वो होते हैं जो अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं, जैसे कि सन हो गया, एक ऑयल लैंप हो गया। और नॉन लुमिनस क्या हो गए, जो अपनी लाइट खुद एमिट नहीं करते, जैसे टेबल, चेयर, ट्रीज, मून। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रे ऑफ लाइट आप सभी को पता होगा, एक स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम ड्रॉ करते हैं जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट कर रही हो, तो इसे हम रे ऑफ लाइट बोलते हैं। और बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है कि एक बंडल ऑफ एडजेसेंट लाइट रेज, यानी कि बहुत सारी लाइट रेज का एक बंडल होगा, तो उसे हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इमेज आप सभी को पता होगा कि कहीं से अगर किसी सरफेस से लाइट रेज टकरा के आ रही है और वो किसी एक पॉइंट पर मिलती है तो वहां पर उसकी क्या होती है, इमेज बनती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो रियल इमेज का मतलब होता है कि वो एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रेज से बनती है। द इमेज ऑब्टेन्ड बाय रियल मीटिंग या एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड अ रियल इमेज। और इसको जो है हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, स्क्रीन पर ले सकते हैं। और रियल इमेज जो है हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वर्चुअल इमेज के केस में सब कुछ उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, व्हेन लाइट रेज आर नॉट रियली मीटिंग बट अपीयर्स टू मीट ओनली, यानी कि एक्चुअली में वो मीट नहीं करती लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वो मीट कर रही है। ठीक है, और क्या होता है कि इस केस में जो है आपकी इमेज जो है हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, और रियल में क्या बनती है, इन्वर्टेड बनती है। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिबाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू द सेम मीडियम।
जब किसी भी सरफेस से जो है लाइट टकराकर वापस आती है सेम मीडियम में, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और अगर दूसरे मीडियम में जा रही है टकरा के तो उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जैसे कि आपने मिरर में देखा होगा कि लाइट जाती है टकराती है, यानी कि आप जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप पर लाइट पड़ती है, वो लाइट टकरा के मिरर पे टकराती है, मिरर पे टकराने के बाद जब आपकी आईज में वापस आती है तब आप अपने आप को देख पाते हैं, तो वही क्या होता है, आपका रिफ्लेक्शन होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको आना चाहिए, आप सभी ने पढ़ रखा होगा, 9th-10th में भी पढ़ा है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं, पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो क्या होती है, एक ही प्लेन में होते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर, इरेगुलर। रेगुलर में क्या होता है, जब आपका जो सरफेस है स्मूथ होता है उस केस में क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि जिस एंगल पे जो है आपकी लाइट रेस जा रही है टकराने के लिए और उसी सेम एंगल पे बाउंस बैक कर जाए तो वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इरेगुलर में उसका उल्टा हो जाता है कि जिस एंगल पर जा रही है उसमें से कुछ तो उसी एंगल पे चले गए और दूसरी जो है रेस, बाकी की जो रेस है वो अलग अलग एंगल पर क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो उस केस में क्या होता है, इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, मिरर आप सभी को पता है, स्मूथ एंड हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, इसे हम मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है, हाईली पॉलिश प्लेन सर्फेस। ठीक है, ये प्लेन होता है। ठीक है, प्लेन मिरर। ओके, अब बात कर लेते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनती है रिफ्लेक्शन के बाद तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला ये है कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना इमेज का साइज होगा उतना ही ऑब्जेक्ट का होगा। मैग्निफिकेशन जो होता है हमेशा 1 होता है, यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी आपकी इमेज उसमें दिखेगी। तो मैग्निफिकेशन हमेशा यूनिटी होता है, यूनिटी यानी कि 1। ठीक है, यानी कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, और डिस्टेंस ऑफ इमेज जो होता है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, यानी कि मिरर से आप जितना दूर खड़े होगे ऑब्जेक्ट लेकर उतनी दूर उसके पीछे जो आपकी इमेज बनेगी। ओके, फिर क्या है, प्लेन मिरर फॉर्म वर्चुअल एज वेल एज रियल इमेज। तो ये वैसे तो बहुत सारे मतलब मोस्टली केसेस में वर्चुअली बनाता है, लेकिन कुछ केसेस में जो है रियल इमेज बना सकता है। ठीक है, हाँ, एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अ मैन में सी हिज फुल इमेज इन अ मिरर ऑफ हाफ हाइट ऑफ मैन, यानी कि अगर आप मान लो आपकी हाइट मान लो 6 फुट है, ठीक है, तो आपको अगर अपनी सिर से लेकर पूरी पैर तक की पूरी इमेज अगर देखनी है तो आपको अपनी आधी हाइट का मिरर लेना पड़ेगा, यानी कि 3 फीट का मिरर लेना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखनी है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो किसी h हाइट का है तो उसको अपनी h/2 हाइट का मिरर लेना पड़ेगा अपनी पूरी इमेज देखने के लिए। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना। ओके, अब ये क्वेश्चन दे रखा है कि जब किसी दो प्लेन मिरर को हम किसी एंगल थीटा पर रखते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती हैं। तो कितनी बनती है वो कैसे आपको निकालना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, 360/थीटा करना है। अगर 360/थीटा एक इंटीजर बनता है तब n जो होगा यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, 360/थीटा, उसमें से -1 कर देंगे। और अगर आपका 360/थीटा जो इंटीजर नहीं है तब आपकी नंबर ऑफ इमेजेस 360/थीटा ही होंगी। अगली समझ बात, इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर का मतलब होता है कि कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि मतलब पूरी है, डिजिट पूरी है, मतलब जैसे 2 हो गया, -2 हो गया, इस तरीके की। ठीक है, तो वो आपके इंटीजर्स होते हैं। और नॉन इंटीजर क्या होगा, जैसे पॉइंट वाली जो वैल्यूज हो गई। तो अगर आपका आंसर जो है 360/थीटा जब आप पॉइंट में आ रहा है तो आपकी उतनी इमेजेस हो जाएंगी, मतलब पॉइंट के बाद वाली चीजें हटा देंगे। जैसे 36.33 आ रहा है तो 36 इमेजेस हो जाएंगे आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला। इफ कीपिंग एन ऑब्जेक्ट फिक्स्ड अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड इन इट्स प्लेन बाय एन एंगल थीटा। ठीक है, अगर हम किसी प्लेन मिरर को घुमाते हैं थीटा एंगल से और ऑब्जेक्ट को फिक्स रखते हैं, ठीक है, अगर मान लो आप ऑब्जेक्ट के सामने, आप मिरर के सामने खड़े हो, आप ऑब्जेक्ट हो, आपने क्या करा, खाली मिरर को घुमाया, आप वैसे के वैसे ही रहे। तो अगर आप थीटा एंगल से घुमाओगे किसी भी मिरर को तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा एंगल से घूम जाएगी अपने आप उसी डायरेक्शन में जिसमें वो पहले थी। आ गई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को फिक्स रख के किसी प्लेन मिरर को थीटा एंगल से घुमाया जाता है तो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल घूमती है, तो 2 थीटा याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फोकल लेंथ एज वेल एज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ है और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इन्फिनिटी होती है।
और पावर जो होती है प्लेन मिरर की वो 0 होती है, क्योंकि इसमें कोई भी मैग्निफिकेशन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल इरेक्ट लेटरली इन्वर्टेड ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैंने आप सभी को बता दिया है कि कैसी होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि लेफ्ट साइड जो है आपकी मिरर में राइट दिखती है और राइट साइड जो है लेफ्ट दिखती है मिरर में। ओके, उसके बाद स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि अगर कोई भी जो है कर्व सरफेस है और हमने उसको अंदर या बाहर से पॉलिश कर रखा है, मतलब सिल्वर पॉलिश कर दिया है, तो वो आपका स्फेरिकल मिरर बन जाता है। कॉनकेव मिरर क्या होता है, अगर आप उस कर्व सरफेस को जो है अंदर से पॉलिश कर रहे हो तब वो कॉनकेव मिरर होगा, और बाहर से पॉलिश कर रहे हो तो कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, कुछ टर्म्स हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सेंटर होता है जो भी आपका स्फेयर जो था जिससे हमने मिरर को काटा है, ठीक है, जो भी आपका ग्लास का स्फेयर था जिससे हमने मिरर को काटा है, उसका जो सेंटर होता है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जो आपका पोल होता है वहां तक की जो डिस्टेंस होती है। ठीक है, या दूसरी भाषा में आप उसको बोल सकते हो कि उस हॉलो स्फेयर की रेडियस जिसका मिरर पार्ट है। पोल क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है स्फेरिकल मिरर का। फोकस क्या होता है, जब बहुत सारी पैरेलल रेज जो होती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर मीट करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ बोलते हैं। और ये चीज ध्यान रखना कि F इज इक्वल टू R बाई एट होता है, यानी कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर कैसे निकालते हैं, P इज इक्वल टू 1/f। F के आपका फोकल लेंथ इन मीटर, ये चीज ध्यान रखनी है। और मिरर फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी कि 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v यानी कि इमेज डिस्टेंस प्लस 1/u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ इमेज फाउंड बाय अ मिरर टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। ये लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं I/O, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरा जो फॉर्मूला है इसका मिरर के केस में वो क्या है, -v/u। v यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है I/O, और मिरर के केस में देखें तो -v/u हो जाता है, और आपका लेंसेज के केस में देखें तो वो आपका v/u हो जाता है। ठीक है, और ये साइन कन्वेंशन है, इन्हें आप पढ़ सकते हैं कि सारे डिस्टेंस जो है पोल से लिए जाते हैं। जो भी डिस्टेंस जो है इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन में लिए जाएंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लिए जाएंगे वो नेगेटिव होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिस्टेंस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आप कोई भी डिस्टेंस को मेजर करें तो पॉजिटिव होंगे, उसके नीचे कर रहे हैं तो वो नेगेटिव होंगे। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि आप अगर किसी भी मिरर में देख रहे हो तो आपकी लेफ्ट साइड जो है राइट में दिखेगी और राइट साइड जो वो लेफ्ट में दिखेगी। ओके, और हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज फॉर ऑल कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा जो है वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड यानी कि छोटी इमेज बनाता है सारी कंडीशंस के लिए। ठीक है, उसके बाद रिफ्रैक्शन पर आ गए हम लोग। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया था कि डेविएशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी कि किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट जो है दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है, तो उस केस में जो है उसका डेविएशन होता है। ठीक है, मतलब जिस तरीके से वो जानी थी वैसे नहीं जाती बल्कि डेविएट हो जाती है अपने पाथ से, तो उसको क्या बोलते हैं, हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, यानी कि हर मीडियम में जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है, जिस वजह से जो है रिफ्रैक्शन होता है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, इंसिडेंटली रिफ्लेक्टेड है, नॉर्मल जो है, ये तीनों ही सेम प्लेन में करते हैं लाइट। और रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वो क्या होता है आपका म्यू के बराबर होता है, यानी कि कांस्टेंट के बराबर होता है, जिसे कि हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्नेल्स लॉ क्या होता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ टू पेयर ऑफ मीडिया, जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू c/v, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, मतलब जिस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे कि ये आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर का होता है वो 1.33 होता है, ग्लास का क्या होता है 1.5 होता है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है।
क्रिटिकल एंगल बता देता हूँ। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम बिकम 90 डिग्री। यानी कि कहीं पर भी किसी मीडियम में रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है, ठीक है, रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है डेंसर मीडियम में, वो वाला एंगल जिसके लिए जो है रेयर मीडियम में आपकी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाए, उसी एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इनकी वैल्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम म्यू जो होता है वो 1/sin c के बराबर होता है, यानी कि साइन c यानी कि साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था, मैंने आपको भी दिखाया भी था प्रीवियस ईयर पेपर में। तो ये क्या होता है कि व्हेन अ लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टुवर्ड्स अ रेयर मीडियम इज इंसिडेंट एट द इंटरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। हाँ, तो ये देखिए क्या होता है कि जब किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है और इस तरीके से कर रही है कि आपका जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बड़ा हो जाए, किससे? क्रिटिकल एंगल से। तो उस केस में जो होता है वो क्या होता है कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब जो बाहर निकलने वाली लाइट रे थी वो रिफ्रैक्ट ना होकर बल्कि रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी सेम मीडियम में। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप याद रखिएगा कि क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि क्रिटिकल एंगल किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये सारी चीजें नोट करते जाइएगा प्लीज। ठीक है, यहाँ पर फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम फॉर वायलेट कलर ऑफ लाइट एंड मिनिमम फॉर रेड कलर ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे कि आपको वेबग्योर का पैटर्न पता होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपको पता होगा। तो उसमें याद रखना है कि वायलेट कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है और जो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे कम होता है, जिस वजह से क्या होता है क्रिटिकल एंगल जो है वायलेट कलर का सबसे कम होगा और रेड कलर का सबसे ज्यादा होगा। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल एंगल, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतना कम उसका क्रिटिकल एंगल होगा। ठीक है, फिर ये मैंने आपको बता दिया कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन अकर्स इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम एक्सीड्स क्रिटिकल एंगल, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसे कि मिराज, ये आपको रेगिस्तान में दिखता है, यानी कि डेजर्ट्स में दिखता है। ठीक है, जब आप कभी गर्मियों में जाते हो सड़कों पर तो दूर से आपको दिखता है कि पानी जैसा कुछ चमक रहा है रोड पे, तो वो मिराज की वजह से होता है। ऑप्टिकल फाइबर भी जो ये किसका आपका एग्जांपल है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ये आपको बस इतना पता होना चाहिए, ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं लेंस पे। तो लेंस क्या होता है? इज अ यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं या फिर एक स्फेरिकल और एक प्लेन सरफेस हो जाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि जो थिनर होता है वो, मतलब जो उसकी एजेस होती है वो थिनर होती हैं और जो उसका मिडल वाला पोर्शन होता है लेंस का वो थिक होता है। और कॉन्केव लेंस में उल्टा हो जाता है कि एजेस की तरफ जो होता है थिक होता है और बीच में क्या होता है? थिन होता है। ठीक है, लेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि 1/f = 1/v - 1/u। तो v क्या है? आपका इमेज डिस्टेंस है, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f क्या है? फोकल लेंथ है। ओके, ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है लेंस मेकर फॉर्मूला, ये नहीं पूछा जाएगा। पावर ऑफ अ लेंस सेम फॉर्मूला है जैसे कि पावर ऑफ अ मिरर था, 1/f इन मीटर, यानी कि फोकल लेंथ इन मीटर। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? डायोप्टर होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पावर जो होती है वो किस में मेजर की जाती है? डायोप्टर में। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। लीनियर मैग्निफिकेशन मैंने आपको पहले बताया था। मिरर के केस में क्या था? -v/u था और लेंस के केस में क्या होता है? v/u होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कटिंग ऑफ अ लेंस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी सिमेट्रिकल कॉन्वेक्स लेंस को जिसकी फोकल लेंथ f है, अगर उसको दो पार्ट्स में काटा जाएगा अलोंग इट्स ऑप्टिक एक्सिस, ये ध्यान रखना आपको। ऑप्टिक एक्सिस से जब हम काटेंगे तो दोनों ही पार्ट, जो कटे हुए पार्ट है, उनकी जो फोकल लेंथ है वो 2f के बराबर हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट इसमें ये लिखा है कि अगर हम दो सिमेट्रिकल कॉन्वेक्स लेंस को काटेंगे दो पार्ट्स में जिसकी फोकल लेंथ f है, उसके प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ से, ठीक है, ऑप्टिक एक्सिस हमने पढ़ लिया, प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से जब आप काटेंगे तो जो दो कटे हुए पीसेस आए हैं उनकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? कितनी रह जाएगी? मतलब f रह जाएगी, मतलब अनचेंज रहेगी, यानी कि चेंज नहीं होती है। जब आप ऑप्टिक एक्सिस की तरफ से काट रहे हैं तब उनकी फोकल लेंथ 2f हो जाएगी, और जब प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ से किसी भी कॉन्वेक्स लेंस को आप काट रहे हैं तो उनकी फोकल लेंथ f के बराबर ही रहेगी।
ठीक है। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म इज अ यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इंक्लाइंड एट एन एंगल। तो आपने देखा होगा इसमें क्या होता है, आपके 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, 5 फेसेस होते हैं, मतलब 4 ऊपर होते हैं और एक नीचे की तरफ होता है। प्रिज्म देखा होगा जैसे, ठीक है, जैसे इजिप्ट में है प्रिज्म उसी तरीके के होते हैं ये। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका रिफ्लेक्शन ही होता है। अब एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है ये हम प्रिज्म में पढ़ते हैं, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब है कि जो भी इंसिडेंट लाइट रे है और उसके बाद जो बाहर निकल रही है, रिफ्रैक्शन होने के बाद जो दूसरी बार बाहर निकलती है जिसे हम इमर्जेंट लाइट रे कहते हैं, तो उसमें कितना डेविएशन आया उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर। ये आपने स्कूल में भी एक्सपेरिमेंट किया होगा क्लास 11 में, कि क्लास 12 में क्या होगा, ठीक है। जब आप प्रिज्म से लाइट को पास करते, किसी व्हाइट लाइट को पास करते, तो वो अपने जो भी उनकी कंस्टिट्यूएंट कलर्स है, जो विबग्योर का पैटर्न बनाते हैं, वो अपने विबग्योर में क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। और ये चीज मैंने आपको बताई थी कि वायलेट कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा होता है और रेड कलर का सबसे कम होता है। तो इसलिए क्या होता है, वायलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट होगा और रेड कलर जो है सबसे कम डेविएट होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा उतना ज्यादा उस कलर का डेविएशन होगा, ठीक है। एंगुलर डिस्पर्शन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्पर्सिव पावर भी नहीं। ह्यूमन आई, ये आप सभी को पता है, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच फॉर्म्स रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। तो रेटिना क्या होती है, आपकी स्क्रीन होती है आई की, जहां पर आपकी इमेज बनती है और रियल इमेज बनती है, ठीक है। और रेटिना में क्या होता है, बहुत सारे कोन्स और रॉड सेल्स होते हैं जो कि लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है, जो लाइट को सेंस करते हैं, उसके बाद जो उसकी इमेज बनाने में हेल्प करते हैं। सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, आपकी आई की जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ को चेंज करने का काम करती हैं। और जो पावर ऑफ आई है इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, यानी कि जो लेंस की पावर होती है आपकी आई की, उसको हम पावर ऑफ एकोमोडेशन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या होता है, कि इसमें आपको पास का दिखता है और दूर का नहीं दिख सकता है, ठीक है, मायोपिया के केस में। और इसको ठीक करने के लिए जो है आप कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है कि इसमें आपको दूर का बिल्कुल साफ दिखता है लेकिन पास का क्लियर नहीं दिखता, और इसको ठीक करने के लिए आप कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक पर्सन कैन नॉट फोकस ऑन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस एट द सेम डिस्टेंस एट द सेम टाइम। तो एक ही सेम टाइम पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइंस हैं उनको ये देखने में असमर्थ होता है, देख नहीं पाता है, तो जिस वजह से जो है एस्टिग्मेटिज्म उसके अंदर होता है। कलर ब्लाइंडनेस, ये आप सभी को पता होता है कि ब्लू और रेड कलर में जो है जो भी बंदा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, ठीक है, उसको क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। कैमरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप आप सभी को पता होगा कि इसमें क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। कन्वर्जिंग यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होता है आपका छोटी फोकल लेंथ का, ठीक है। ये मैग्नीफाइंग पावर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव और एक होता है आईपीस। आईपीस यानी कि जिससे आप देखते हो, और ऑब्जेक्टिव वो होता है जो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। तो ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, आप सभी को पता होगा, दूर की जितने भी हेवनली बॉडीज हैं उनको देखने के लिए काम आता है, ठीक है। और मैग्नीफाइंग पावर इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। रिजॉल्विंग पावर आपको पता होना चाहिए, इट इज एन एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस सेपरेट एंड क्लियर इमेजेस ऑफ 2 नियर बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स रिजॉल्विंग पावर। अगर 2 चीजें जो है बहुत पास हैं तो उनको क्लियरली दिखाने के लिए अगर हम किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं तो उसकी वो एबिलिटी जो है क्या, उसको कहलाती है रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एबरेशन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ मीडियम इन विच पार्टिकल आर सस्पेंडेड, यानी कि किसी मीडियम में बहुत सारी पार्टिकल्स है, 10 पार्टिकल्स है, तो उनसे टकरा के क्या होती है, लाइट स्कैटर होती है, फैलने लगती है और ज्यादा, ठीक है। और इसके लिए एक रेलीज लॉ बनाया गया। रेलीज लॉ क्या कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट जो होती है वो 1/λ की पावर 4 होती है। लैम्डा यानी कि वेवलेंथ की पावर 4 होती है, ठीक है। तो वेवलेंथ जिसकी सबसे ज्यादा होगी उतनी कम इंटेंसिटी होगी स्कैटर्ड लाइट की। इसलिए क्या होता है, रेड कलर ऑफ लाइट इज स्कैटर्ड लीस्ट एंड वायलेट कलर ऑफ लाइट इज स्कैटर्ड मोस्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वायलेट कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है और रेड कलर की सबसे कम होती है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेली लाइफ एग्जांपल दिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट के, जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई, यानी कि स्काई ब्लू क्यों होता है, क्योंकि ब्लू कलर जो होती है व्हाइट लाइट में वो सबसे मतलब वो स्कैटर होती है, ठीक है। वायलेट होती है सबसे ज्यादा तो, लेकिन उसके बाद क्या होती है, ब्लू होती है, ठीक है। रेड कलर ऑफ सिग्नल्स ऑफ डेंजर, ये भी आप सभी को पता होगा कि रेड कलर की वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है, तो उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, इसलिए जो भी डेंजर के सिग्नल्स है वो आपके रेड कलर के बनाए जाते हैं,
ठीक है। ब्लैक कलर ऑफ स्काई इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, रेड कलर ऑफ द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, तो ये भी आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जांपल है, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम पे जो आपको रेड कलर दिखता है सन का, वो किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। और द ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू येलो कलर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 25 मिनट में हमने ये पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप इतना ही कर लेते हो ना तो आपका पूरा ऑप्टिक्स तैयार हो जाएगा, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो सभी का थैंक यू जिन्होंने भी वीडियो को एंड तक देखा है, और वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, बीएससी नर्सिंग HNBU यूनिवर्सिटी, इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो वहाँ आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली वीडियो ज़रूर मिल जाएगी, और नहीं मिलती तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।